एपिसोड 46। एक लड़की को देखा तो रोहित बैट्स अनिका। अनिका ने बलवीर सर का कॉलर पकड़ते हुए उनसे कहा, गुरु का काम होता है अपने शिष्यों को सच्ची राह दिखाना। अब तो उन्हीं की राह पर चलने लगे। बलवीर सर जो नॉर्मली कभी किसी से नहीं डरते, उन्हें आज अनिका के सवालों से बहुत डर लग रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका को रिया और आर्यन का राज कैसे पता चल गया था। बलवीर सर हड़बड़ाहट में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर बार अनिका उन्हें कोई न ताना मार कर चुप करा देती थी। भले ही अनिका बलवीर सर के साथ इस वक्त मजाक कर रही थी, मगर अनिका को बलवीर सर पर एक बात का बहुत गुस्सा आ रहा था कि बलवीर सर जानते थे कि पिछले 6 साल से अनिका अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब बलवीर सर को उनका खोया हुआ बेटा मिल गया तो उन्होंने अनिका को ये बात बताने की बजाय बच्चों के प्लान में शामिल होकर उससे ये बात क्यों छुपाई। थोड़ी देर बलवीर सर की इस सिचुएशन का मजा उठाने के बाद अनिका ने उनका कॉलर छोड़ दिया। बलवीर सर ने लंबी लंबी सांस लेते हुए अनिका से कहा, इतनी अच्छी ग्रिप बहुत कम लोगों की होती है। मैं तुमसे अभी भी कहता हूँ, तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती रहो, तुम एक दिन ज़रूर इस अकेडमी का और मेरा नाम रोशन करोगी। अनिका ने बलवीर सर को रिसेप्शन की चेयर पर बैठाया और उन्हें अपनी पानी देते हुए, सर मैं जानती हूँ कि आपको अपनी कला से कितना प्यार है, और ये भी जानती हूँ कि आपको अपनी इस अकेडमी का नाम जिंदा रखने के लिए एक अच्छे सक्सेसर की ज़रूरत है, मगर वह मैं नहीं हो सकती। आप आर्यन को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, शायद आपकी तलाश खत्म हो जाए। आर्यन अनिका की बात से खुश होते बलवीर सर ने कहा, यह बात की ना तुमने, अब देखना मैं आर्यन को कैसे ट्रेन करता हूँ। अभी बलवीर सर और अनिका बातें कर ही रहे थे, तब रिया भी दौड़कर ऑफिस में आ गई। अनिका को देखते रिया झूठ मूठ अनिका को ज़्यादा लाड दिखाती उसके चिपक गई। रिया अनिका की डांट से बचना चाहती थी और अनिका ये बात खूब समझती थी। आर्यन और रिया को साथ खड़े देखकर अनिका की आंखें भर आई। बलवीर सर यह नज़ारा देखकर हैरान हो गए। दो आंखों, दो नाक, मगर दोनों के हूबहू एक दूसरे से मेल खाते हुए चेहरे। आर्यन और रिया को एक साथ खड़े देखकर कोई ऐसे जादुई करिश्मे से कम नहीं था। थोड़ी देर अनिका दोनों को जी भर के देखती रही। बलवीर सर ने पीछे से आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, अब माँ का दिल दोनों बच्चों को देखकर भर गया, तो क्या हम कुछ काम भी कर ले? तुम्हें तो सोने से फुर्सत मिलती है नहीं, आलसी कहीं की। बच्चों को तो कम से कम अपनी तरह मत बनाओ। ये कहकर बलवीर सर और आर्यन रिया को लेकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चल दिए। अनिका ने आर्यन वापस मिल गए थे। बात अब तक अनिका ने उसकी बेंगलुरु वाली रेखा मौसी से नहीं कही थी। रिसेप्शन में एक चेयर पर बैठकर अनिका ने रेखा मौसी को फोन लगा। रेखा मूर्ति अनिका की भाई मौसी थी, जो उसे मनाली से बेंगलुरु लेके गई थी और उन्होंने अनिका को एक नया जीवन दिया था। रेखा आंटी ने जैसे ही फ़ोन उठाया उन्हें मनाली में हुई सारी बातें बता दी और यह भी बताया कि उसका खोया हुआ बेटा आर्यन दरअसल रोहित मारवा का इकलौता बेटा है। रोहित मारवा का नाम सुनते ही रेखा आंटी की आवाज़ में अचानक बदलाव आ गया। वो टेंशन में आकर अनिका से कहने लगी, अनिका बेटा, ये बात खुशी की है कि आर्यन हमें सही सलामत वापस मिलेगा, मगर साथ ही मैं तुम्हें ये बता दूँ कि रोहित मारवा के पास आर्यन की कस्टडी हमें मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। अनिका की आवाज़ में अभी भी जोश कम हो गया था। अनिका ने धीमी आवाज़ में कहा, मौसी मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती है, मगर कोई तो रास्ता होगा। आखिर आर्यन मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है। देयर मस्ट बी सम वे दैट आई कैन गेट हिम बैक। रेखा मौसी, क्या आपको लगता है कि अगर हम कोर्ट जाएं और ये प्रूव करें कि आर्यन इज माई बायोलॉजिकल सन, तो क्या कोर्ट हमें आर्यन की कस्टडी दे देगा? रेखा आंटी ने थोड़ा सोचकर अनिका की बात का जवाब दिया, अनिका, अगर हम कोर्ट में प्रूव कर भी दें कि आर्यन तुम्हारा बेटा है, तो सिर्फ इस बात पर कोर्ट हमें बच्चे की कस्टडी नहीं देगा। हजारों सवाल पूछे जाएंगे, इतने साल तुम कहाँ थी और पैदा होते ही तुमने अपने बच्चे को क्यों छोड़ दिया? हर चीज़ का प्रूफ होना ज़रूरी है बेटा। और एक बात, रोहित ना सिर्फ पैसे वाला है, बल्कि मिनिस्टर से लेकर जुडिशियल सिस्टम तक उसकी बहुत ऊंची पहुंच भी है। आर्यन कस्टडी वह हमें नहीं देगा। रेखा आंटी और इनका दोनों बात ये अच्छी से समझती थी कि रोहित के पास से आर्यन की कस्टडी लेना बहुत मुश्किल था। अनिका के दिमाग में अब अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे। उसे अचानक ऐसे लगने लगा था कि सालों बाद मिले बेटे को वापस एक पल में वापस खोने वाली है। उसने अपने मन की बातें रेखा आंटी को बताना भी शुरू किया। वे कहने लगी, मौसी, अगर आर्यन रोहित के पास ही रहा तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मारवा खानदान आर्यन को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, उस पर तरह के इल्जाम डालते हैं। आर्यन का फ्यूचर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है उस खानदान में। और अगर कल को रोहित किसी से शादी करता है और वह लड़की अपने स्वार्थ के लिए आर्यन के साथ कुछ गलत कर दे, तो हम चाहकर भी अपने आर्यन को अपनी कोई मदद नहीं कर पाएंगे।
अनिका का अपने बेटे के लिए इस तरह पैनिक होना वैलिड भी था और जस्टिफाइड भी था। अनिका का शांत करते हुए रेखा आंटी ने कहा, बस अनिका बस, तुम खां की बात खां तक लेके जा रही हो। और फिर अगर रोहित को किसी ऐसी लड़की से शादी करनी होती तो आज तक कुमारा नहीं होता वो। ये बात कहते हुए रेखा आंटी को एक अलग ही बात का दिमाग में आ गई। उन्होंने अनिका को एक आइडिया दिया, समझाया, एक रास्ता है मेरे पास जिससे तुम्हारे आर्यन तुम्हारे पास हमेशा बिल्कुल बेटी रिया की तरह ही रह सकता है और आर्यन को रोहित को कोई ऐतराज भी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा रास्ता है तो अनिका अभी के अभी उस रास्ते पर चलने को तैयार थी। अनिका ने रेखा आंटी से पूछा, तो जल्दी बताइए क्या करना है, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो करना पड़े, मैं तैयार हूँ। बेटा पैसा नहीं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। तुम रोहित की ज़िंदगी में किसी और लड़के को आने का मौका ही मत दो। तुम खुद जवान हो, खूबसूरत हो, क्यों ना रोहित को से तुम शादी कर लो और आर्यन रिया के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जियो। रेखा आंटी के इस सुझाव से परेशान होकर रिया अनिका ने कहा, आंटी किस तरह का सजेशन दे रही हैं आप मुझे? मैं यहाँ अपनी बेटी को बचाने की बात कर रही हूँ और आप हैं कि? अनिका की बात को फकाटते हुए रेखा आंटी ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे के लिए ही तुम्हें यह सजेशन दे रही हूँ। अनिका जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर कहीं रोहित को इस बात का पता चल गया कि रिया भी उसकी बेटी है तो तुम जानती हो वो कितना पावरफुल है। कहीं ऐसा ना हो कि रिया और आर्यन दोनों की कस्टडी उसे मिल जाए। और फिर खराबी भी क्या है इसमें, रोहित हैंडसम है, सक्सेसफुल है और जितना मैंने इसके बारे में सुना दिल का भी अच्छा है। तुम एक बार मेरे सजेशन पर ठंडे दिमाग से सोचना, फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। रेखा आंटी ये सजेशन देकर अनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अनिका ने जब फिर से अपने मन में रोहित के बारे में सोचा तो उसे भी ऐसा लगा कि आखिर रोहित में कोई बुराई भी तो नहीं थी। अगर ऐसा करने से उसे अपने बेटा और बेटी दोनों मिल सकते हैं तो इसमें बुराई क्या थी। इन सारे थॉट्स को अपने दिमाग से निकालते हुए अनिका ने सोचा कि जाकर एक बार हॉस्पिटल में रोहित से बात की जाए। अनिका अपना पर्स उठाकर ऑफिस से बाहर निकली और ट्रेनिंग सेंटर में आर्यन और रिया को हाथ के इशारे से बाय करते हुए वहाँ से निकल गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल दिल्ली। दादी माँ के आईसीयू वार्ड के बाहर रोहित सनी के साथ कुछ बातें कर रहा था। अनिका उनके पीछे खड़ी होकर उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। रोहित ने सनी से कहा, सनी कल संडे और मुझे फैमिली मीटिंग अटेंड करनी होगी। ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी मीटिंग है और अब दादाजी ने सारा काम मुझ पर ही सौंप दिया है तो वहाँ होना कंपलसरी है। कल मैं अगर सारा दिन बिजी रहूँगा तो तुम्हें आर्यन की देखभाल करनी होगी। ये बात सुनते ही सनी ने कॉन्फिडेंस से रोहित के सवाल का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी बिग ब्रदर, मैं आर्यन का पूरा ख्याल रखूंगा और ये भी देखूंगा कि कोई अनजान आदमी या औरत उसके पास आसपास भटक भी ना पाए। सनी को इस बात का गिल्ट अंदर से खाया जा रहा था कि उसने अपने बड़े भैया से आर्यन और रिया की सच्चाई छुपाई थी। सनी ने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर रोहित के थॉट्स को जानने की कोशिश करे। सनी बड़े ही कैजुअल तरीके से रोहित से पूछा, भैया अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? रोहित ने इशारे से सनी को आगे बढ़ाने को कहा। सनी ने थोड़ी हिम्मत इकट्ठा की और अपने सवाल से रोहित से पूछ लिया, भैया अगर आर्यन की बायोलॉजिकल मदर कभी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? पीछे खड़ी अनिका ने सनी का सवाल साफ सुना था। उसने भी रोहित के मुंह से इस सवाल का जवाब सुनना था। अनिका और रोहित की सनी के थोड़ा और करीब आकर ध्यान से रोहित को सुनने लगी। सनी की सवाल सुनते ही रोहित ने अपने होठ कस लिए और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगर वह औरत मेरे सामने आ जाए तो उसकी जान ले लूँगा मैं। रोहित का जवाब सुनते अनिका का शरीर ठंडा पड़ गया। रोहित की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अनिका हैरान हो गई। रोहित ने एक साथ अपने नफरत और ताकत का प्रूफ दे दिया था। रोहित की बात सुनकर सनी की कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सनी ने थोड़ी और हिम्मत करके रोहित से पूछा, मगर भैया आर्यन की माँ ने आखिर आपके साथ ऐसा क्या किया था जो आप उनसे इतनी नफरत करते हैं? रोहित ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की मुट्ठी दबाते हुए सनी से नज़र चुरा ली। रोहित के रिएक्शन से साफ जाहिर था कि वह आर्यन को माँ को कभी याद नहीं करना चाहता था। रोहित के मुंह से अपने बारे में ऐसी राय जानकारी अनिका को बहुत बड़ा धक्का लगा था। इससे पहले कि रोहित या सनी अनिका को पीछे खड़ा देखते अनिका वहाँ से चली गई। वो किसी तरह रोहित और सनी के मुड़ने से पहले हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठकर वापस जाते वक्त अनिका के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि रोहित के साथ जो रोहित उससे इतनी नफरत करता था। अनिका को ये बात भी नहीं पता थी कि सालों पहले वो प्रेग्नेंट किस तरह हुई थी। गाड़ी में बैठकर वापस जाते वक्त अनिका के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, आखिर उसने ऐसा क्या किया था रोहित के साथ जो रोहित उससे इतनी नफरत करता था। अनिका को ये भी नहीं पता कि इतने सालों पहले वह प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। ना वह कभी रोहित से मिली थी, ना ही रोहित को वो जानती थी। फिर कैसे हो सकता था कि वह रोहित के बच्चों की माँ बन गई? अनिका उन दिनों बीमारी की वजह से ज़्यादातर नींद में रहती थी या अपनी बीमारी की वजह से बेहोश रहती थी।
क्या उस वक्त बेहोशी की हालत में रोहित ने उसका कोई फ़ायदा उठाया था? मगर रोहित ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं था। फिर ये सब हुआ कैसे? अनिका किसी भी हालत में इन सवालों का जवाब चाहती थी। अनिका ने डिसाइड किया कि जब तक उसके सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता वो रोहित से आर्यन और रिया के बारे में कोई बात नहीं करेगी। मल्होत्रा हाउस। किशन मामा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। किशन मामा, नानी माँ, मामी, अंजलि मामी और शीला मौसी हॉल में बैठकर कंपनी के बारे में कई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। मल्होत्रा परिवार काफ़ी सालों से फार्मास्यूटिकल बिजनेस में देश में काफ़ी नाम कमा चुका था। ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में मल्होत्रा खानदान को कई जनरेशन से महारत हासिल थी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाले इनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी किताबों में दवाइयाँ बनाने के अलग अलग फार्मूले लिख कर गए थे और ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती गई। अनिका के नाना ने ये कला अपने पापा से सीखी थी। फिर जब उनका बिजनेस बढ़ने लगा तब उन्होंने किशन मामा को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। मगर उस वक्त किशन मामा ने साफ कह दिया था कि उनका मन फार्मास्यूटिकल बिजनेस में नहीं लगता था। वे अपना कोई और बिजनेस करना चाहते थे। उनके पापा ने उनकी बात का मान रखते हुए उन्हें कभी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया। आयुर्वेदिक और मॉडर्न फार्मास्यूटिकल के बारे में अनिका की माँ स्वाति को पहले से ही काफ़ी रुचि थी। जब अनिका के नाना जी का देहांत हुआ तब कंपनी की प्रेसिडेंट से अनिका की माँ स्वाति ने ही संभाली थी। बहुत कम उम्र में देखते ही देखते कंपनी का बिजनेस और नाम स्वाति इंडिया के बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में लाकर खड़ा कर दिया। स्वाति के अचानक गायब हो जाने के बाद शीला मौसी ने कंपनी अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अपनी सूझबूझ से कंपनी को चलाने की बहुत कोशिश की मगर कंपनी की रेपुटेशन और मार्केट शेयर लगातार गिरने लगे थे। शीला ने किसी तरह कंपनी को संभाल रखा था और आज फिर से कंपनी एक बहुत बड़ी मुसीबत के दौर में गुजर रही थी। शीला मौसी ने किशन मामा से फरियाद करते हुए कहा, तुम्हारी बहन स्वाति अगर वह खानदानी किताब लेकर भाग नहीं गई होती तो आज हमें बहुत मदद मिलती। उन किताबों को हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए थे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानदान किताब को छीन कर ले जाने की। तभी अंजलि मामी ने एक सजेशन दी, क्यों ना हम अनिका की कोई मदद लें, वो एक डॉक्टर है, शायद हमारी मदद कर सके। अंजलि मामी की इस बात पर शीला मौसी ने कहा, जब स्वाति गुजर गई थी तब अनिका 1-1.5 साल की थी, भला उसे क्या समझ होगी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। डॉक्टर होना एक बात है और दवाइयाँ बनाना दूसरी। जैसी अनिका आर्यन को लेकर घर में आई उसने किशन मामा को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, आई एम सो ग्लैड मामा, यू आर फाइन नाउ। जैसी अनिका ने किशन मामा को हक करने के लिए अपनी बाहें खोली उसके हाथ में रखी दवाइयों की थैली जमीन पर गिर गई। सारी दवाइयाँ बाहर निकल गई। अलग अलग कंपोजिशन से बनी इन दवाइयों को देखकर शीला मौसी चौंक गई।